नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जाने इससे पहले आइए जानते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। 60 बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर की गई 40 लाख की ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गांवा थाना के हरहरा गांव में वज्रपात से 18 वर्षीय युवक की मौत, 5 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। जसपुर पंचायत के चुंगलो निवासी मुन्नी देवी व पति पन्नालाल तूरी ने मुफस्सिल थाना एएसआई पर लगाया मारपीट का आरोप। दोनों ने इंसाफ के लिए एसपी को दिया आवेदन। और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह व आरके महिला कॉलेज के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने की विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के फरमान को लेकर भाजपा नेता सह महासचिव जिला अधिवक्ता संघ को दिया आवेदन। बाल महासचिव भाजपा नेता चुन्नूकांत ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। और अब खबरें विस्तार से। बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख की ठगी के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। 60 बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 13 अगस्त को ठगी की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 206/20 दर्ज की गई है। उसके बाद सदर डीएसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना टीम ने त्वरित अनुसंधान कर प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी रांची के डोरंडा स्थित महावीर नगर से की गई, जबकि वह मूलतः बिहार के पटना स्थित पालीगंज थाना के पुरानी बाजार का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि वह नेशनल बोर्ड ऑफ स्कॉलरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट के नाम से एक निजी ट्रस्ट बनाकर कुछ व्यक्तियों को किसी स्कूल में नियुक्त किए जाने की बात कहकर लुभाया। उसके बाद पैसे लेकर नियुक्ति पत्र जारी कर नियुक्ति भी करवा दी। बाद में पैसे नहीं मिलने पर कुछ व्यक्तियों द्वारा आपत्ति जताते हुए पैसा दिए जाने या नियुक्ति के लिए पैसे लौटाए जाने की मांग की, तो मामले का खुलासा हो पाया। बताया गया कि पूछताछ के क्रम में मनोज कुमार ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। उसने गिरिडीह के अलावा साहिबगंज, पाकुड़ आदि जिले में इस तरह की ठगी की बात बताई। बताया गया कि नियुक्ति पत्र जो ट्रस्ट के नाम पर है उसे मनोज कुमार के हस्ताक्षर से ही जारी किया गया था। फिर सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति कैसे हो गई, यह जांच का विषय है। बताया गया कि इस मामले में शिक्षा विभाग के प्रधान लिपिक को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। मनोज कुमार का बैंक डिटेल खंगाला जा रहा है ताकि ट्रांसफर किए गए पैसे किसके खाते में ट्रांसफर हुए हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। दिनांक 13/8 को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा कुछ लोगों को फर्जी रूप से अपॉइंटमेंट लेटर दे करके कुछ लोगों से पैसे का लेन देन किया गया है। बाद में जब इनके दिए गए पैसे के नहीं मिलने लगे, सरकारी नौकरी या किसी विद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पे इनसे पैसे लिए गए। बाद में जब इनको सैलरी नहीं मिलने लगा और अपने दिए गए पैसे जब इनके द्वारा वापस मांगे जाने लगा, तो इनके बयान पे एक केस दर्ज किया गया है मुफस्सिल थाना कांड संख्या में, जिसके तहत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम मनोज कुमार है। इसकी गिरफ्तारी रांची से हुई है। इनके मोडस ऑपरेंडी जो है वो ऐसी रही है कि इन्होंने शुरुआत में एक ट्रस्ट का स्थापना किया, NBSSD ट्रस्ट इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया था। स्किल इंडिया नेशनल बोर्ड ऑफ स्कॉलरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट नामक ट्रस्ट का स्थापना किया है, जिसके नाम पे इन्होंने कुछ व्यक्तियों को लुभाया और उनको यह बताया गया कि आपकी जो नियुक्ति है वो किसी स्कूल में की जाएगी, जिसके एवज में इन्होंने उनसे पैसे लिए और अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किया। बाद में कुछ व्यक्तियों के द्वारा जब यह आपत्ति किया गया कि हमें नियुक्ति तो मिल गई लेकिन पैसे नहीं मिल रहे हैं और ना ही आप मेरे द्वारा दिए गए पैसे जो नियुक्ति के नाम पर पैसे लिए गए इनसे ना ही वो वापस आप जब कर रहे हैं, तो इस कांड का खुलासा हुआ। इस क्रम में इनकी गिरफ्तारी की गई।
स्कूल में नियुक्ति भी हो गया, कहीं ना कहीं इसमें सरकारी कर्मी भी इन्वॉल्व है क्या? ये इस चीज़ की छानबीन अभी चल रही है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर्स जो इशू किए गए हैं ये इस ट्रस्ट के नाम पे ही इशू किए गए हैं, इन्हीं के साइन के ऊपर इशू किया गया है। अब ये इसमें अनुसंधान का विषय है कि इन्होंने अपने नाम पे नियुक्ति अगर की है तो किसी स्कूल में नियुक्ति उस लेटर के माध्यम से कैसे हो गया। दिस इज़ ए वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें इन्वेस्टिगेशन अभी फर्दर जारी है। आगे अनुसंधान के क्रम में अगर किसी सरकारी सेवक की संलिप्तता सामने आती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई। गावा थाना क्षेत्र के हड़हड़ा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गावा थाना क्षेत्र के हड़हड़ा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना के संबंध में बताया गया कि चेरवा गांव निवासी राजेंद्र मिस्त्री अपने कुछ साथियों के साथ गांव से कुछ दूर मवेशी चराने गया था और सभी लोग मोबाइल में फिल्म देख रहे थे। इसी बीच अचानक हुई वज्रपात ने उसे एवं उसके साथ 5 लोगों को अपने चपेट में ले लिया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने उन सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां राजेंद्र मिस्त्री की मृत्यु हो गई थी। वहीं 5 घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया, जिसमें से कृष्णा प्रजापति ज्यादा गंभीर है, जिसका इलाज चल रहा है, और बाकी 4 की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। घायलों में कृष्णा प्रजापति, सहदेव पंडित, रीना कुमारी, इंदु कुमारी, रुपेश प्रजापति एवं त्रिवेण प्रजापति हैं। ये सभी सेरुआ पंचायत के चेरवा के रहने वाले हैं। 1:45 दोपहर में हड़हड़ा में वज्रपात हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और बाकी 5 व्यक्तियों को अस्पताल में लाया गया, जिनको प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई उनका नाम राजेंद्र मिस्त्री है, जिनके पिता का नाम सहदेव मिस्त्री, जो कि चेरवा के रहने वाले हैं। इनके अलावा बाकी जो 5 व्यक्ति हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर। मुफस्सिल थाना अंतर्गत जसपुर पंचायत के चुंगलो गांव की मुन्नी देवी और उसके पति पन्ना लाल तूरे ने मुफस्सिल थाना के एएसआई अनिल उराव पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला एवं उनके पति ने इंसाफ के लिए एसपी को आवेदन दिया है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत जसपुर पंचायत के चुंगलो गांव में जमीन विवाद निपटाने गए एएसआई अनिल उराव पर गांव की महिला मुन्नी देवी और उसके पति पन्नालाल तूरे ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने गिरिडीह एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला और उसके पति ने बताया कि वासुदेव तूरी से उनका जमीन विवाद चल रहा है। विवाद में एसडीओ कोर्ट से धारा 107 की कार्रवाई चल रही है, लेकिन एएसआई अनिल उराव बुधवार को विवादित जमीन पर पहुंच गए और पति पत्नी के साथ मारपीट करने लगे और कहीं जाने पर झूठा मुकदमा कर जेल भेजने की धमकी भी दे रहे थे। अनिल उरान आया हम लोग का जमीन के केस में, केस चल रहा अभी कोर्ट से, और अनिल उरान हम लोग के आया थाना से और हम लोग को रगड़ के मारपीट किया है दोनों प्राणी को। अभी हम लोग केस चल रहा कोर्ट से चल रहा है। पुलिस आया, हम लोग को इसको मार रहा था, तो हम गए छोड़ाने के लिए, तो हमको भी मार दिया। हम यहाँ वाला केस चल रहा है एसटीओ कोर्ट में, और अनिल उरान हम लोग को दोनों को मार दिए। हम इसको छोड़ाने के लिए हमको भी मार दिए। आधा बेलोरो में उधर गए, जांच जूंच में गए थे, तो हम लोग देखने के लिए गए, तो हम लोग वही मोबाइल सेटिंग कौन है क्या है कौन आदमी है हम लोग फोटो ले रहे थे, तो पन्नालाल का मोबाइल को छीने। उसके बाद मैंने अनिल उरान पन्नालाल को मारे, तो पन्नालाल को मारते हुए देखा तो उसका पत्नी थे वहाँ बगल में, बच्ची धरे और जा करके गए तो उसका पत्नी का भी मारा एक झाप। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि अनिल उरान बार बार हम लोग का आ करके तंग कर रहा है। आगे साल 19 में भी अनिल उरान आया था, अबर 4 बार आया अनिल उरान। तो अनिल उरान थाने का प्रभारी है अकेला या दूसरे प्रभारी और को है। अनिल उरान के यहाँ गिरिडीह से ट्रांसफर किया जाए, और नहीं तो हम लोग कल एसपी साहब के पास जाएंगे और नहीं तो रोड जाम करेंगे। हम लोग का यही हस्ती है। हम लोग का बाल बच्चा को आ करके धमकी चमकी दे करके, हम लोग गरीब आदमी है। अभी हमारा सब भाई परिवार जितना है बंगाल दंड काम करने के लिए चल गए हैं मजदूरी, और जेनी चंगर के आकर के अनिल उरान धमकी देता है बार बार। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह व आरके महिला कॉलेज के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने की विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के फरमान को लेकर भाजपा नेता
सह महासचिव जिला अधिवक्ता संघ को दिया आवेदन। गिरिडीह कॉलेज व आर.के. महिला कॉलेज के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश को लेकर भाजपा नेता सह महासचिव जिला अधिवक्ता संघ चुन्नूकांत को आवेदन दिया। आवेदन में बताया गया कि विश्वविद्यालय के इस आदेश से गिरिडीह क्षेत्र के छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के समक्ष शिक्षा को लेकर बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। यह क्षेत्र मूलतः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं से आच्छादित है, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे शहर से बाहर जाकर या निजी विद्यालयों में अध्ययन कर सके। जहां विश्वविद्यालय के इस निर्णय से हजारों छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित हो सकते हैं, वहीं सैकड़ों शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अतः इन महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई चालू कराने के लिए मदद की मांग की है, ताकि गरीब छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित न हो जाएं। आवेदन के साथ पहुंचे शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों से चुन्नूकांत ने कहा कि हम आपके साथ हैं तथा हर संभव आप लोगों की मदद करेंगे। उनकी उपस्थिति में ही उन्होंने राज्य के कुलपति से फोन पर बात कर स्थिति से अवगत कराया तथा प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी से भी इस संदर्भ में फोन पर बातचीत की। विनोबा भावे विश्वविद्यालय और शिक्षा महकमा के एक नादिरशाही फरमान से इस जिले के करीब 8000 बच्चों का भविष्य अधर में अटक गया। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये 8000 बच्चे आज अपने भविष्य को लेकर के भटक रहे हैं। उसका मूल कारण ये है कि अभी विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने इंटर की जहाँ पढ़ाई होती है जिन कॉलेजेस में, उसको बंद करने का एक आदेश जारी कर दिया। हमने इसी के लिए इसको नादिरशाही फरमान की संज्ञा दी। अब उनके इस आदेश से जो संकट खड़ा हुआ है राज्य में और विनोबा भावे अधीन के जो जुडिक्शन वाले क्षेत्र के जो कॉलेज हैं उनके सामने, एक तो वैसे बच्चे नामांकन बंद हो जाने से वो संशय की स्थिति है कि वो कहाँ जाए अपने एडमिशन के लिए, नंबर 1। अब अगर ये सरकारी कॉलेज बंद कर दिए, उनका दरवाजा अगर बंद हो गया तो बच्चों के पास क्या विकल्प है कि वो निजी विद्यालयों में जाए। तो निजी विद्यालय में हम आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को और सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में आज जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उन्हीं के बच्चे जाते हैं ज़्यादातर। वहीं प्राइवेट कॉलेज में अगर इंटर में अगर कोई एडमिशन लेने जाता है, जो हमको जानकारी है कि 24,000 से 28,000, कहीं कहीं तो 30 से 40,000 रुपया तक उनको व्यय करना पड़ता है। जबकि वही काम जो सरकारी कॉलेज है वहाँ का फीस 1,800, 2,500, 3,000 इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो आप देखेंगे तो कितना अंतर है। एक तो आर्थिक रूप से जो भार पड़ता है अभिभावकों पर वो एक अलग है। दूसरा कि ये पूरी प्रक्रिया में अगर हम तो ये मानते हैं कि कहीं न कहीं सरकार का ये फैसला, विश्वविद्यालय का ये फैसला अपरोक्ष रूप से निजी विद्यालयों को उपकृत करने का एक प्रयास है। अब बच्चे का यहाँ एडमिशन नहीं होगा तो उनके पास लाचारी होगी कि उनको निजी कॉलेजेस में जाना पड़ेगा और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो उनका मार्केटिंग कर रहे हैं। ये मेरा सीधा सीधा सरकार पर आरोप है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसका एक दूसरा भी इफेक्ट है कि जो टीचर्स हैं वहाँ, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके सामने भी रोजी रोटी की समस्या आ गई। भाई मिला जुला करके मेरे पास जो सूचना करीब 250 लोग तो गिरिडीह में प्रभावित हुए हैं इसमें, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ पूरे विनोबा भावे विश्वविद्यालय में। और अगर राज्य के दूसरे विश्वविद्यालय भी इस तरह का किए होंगे तो उसका आंकड़ा तो और बड़ा होगा। लेकिन अभी हम ये कहना चाहते हैं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय इसको अविलंब खत्म करें। लॉकडाउन में लोग मदद करने के लिए खड़े हो रहे हैं। लॉकडाउन में तो ये रोटी छीनने का प्रयास कर रहे हैं, रोटी लोग बांट रहे हैं लोग घर से निकल करके, और यहाँ सरकार ही निवाला छीन रही है। तो ये बंद करे सरकार, नहीं तो हम लोग इस पर लॉकडाउन की वजह से ठीक बात है कि हम सड़क पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर बौद्धिक वर्ग को, शिक्षा को अगर कोई प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी हम कहना चाहते हैं कि इसको हम लोग नहीं बख्शेंगे। और जो
लोकतांत्रिक तरीके में जो विरोध का तरीका हम लोग करेंगे, लेकिन साथ साथ हम निवेदन करना चाहते हैं। विरोध और हंगामा करना मेरा कोई मकसद नहीं। हम चाहते हैं कि ये पढ़ाई तत्काल सरकार इस फैसले को बदले, विश्वविद्यालय इस फैसले को वापस ले और 48 घंटे के भीतर इसको चालू करे। अगर नहीं चालू होगा तो फिर निश्चित रूप से हम लोग भविष्य में इसके विरोध के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 के शास्त्री नगर में साफ सफाई के अभाव में लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, जबकि गिरिडीह नगर निगम साफ सफाई को लेकर अपनी पीठ थपथपाने में जुटी है। गिरिडीह नगर निगम नाम बड़े और काम ऐसे की खुद का पीठ थपथपाकर बड़बोलेपन वाली कहानी। साफ सफाई में अवार्ड जीतने का दावा करने वाले गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र की यह तस्वीर वार्ड नंबर 8 की शास्त्री नगर इलाके की है। टीवी स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है वह गिरिडीह नगर निगम की सच्ची कहानी है। वार्ड में साफ सफाई के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति चलती रहती है। चंद सड़कों पर सुबह शाम स्वच्छ भारत अभियान का गाना बजाकर नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त और वार्ड पार्षद सब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन टैक्स देने वाला आम आदमी इसी सच्ची तस्वीर के साथ नरकीय जीवन में रहने को मजबूर है। खाली पानिया निकाल दीजिए ना, उसके बाद छोड़िए। पानिया खाली नलिया पूरा सब बाल बच्चा इसलिए दीवार गिर गया, सब बाल बच्चा पानी 10 मरते दिए ना आप। ऐसे हाल में रह रहे शास्त्री नगर के लोगों ने बताया कि कई बार नगर निगम में जाकर अपनी पीड़ा सुनाई, बाबुओं को बताया, लेकिन हालात कभी नहीं बदले। उन्होंने बताया कि स्थानीय वार्ड पार्षद को भी साफ सफाई के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इन इलाकों से उसे वोट नहीं मिलता है। हम लोग का नली बनवा दीजिए, रोड बनवा दीजिए। हम लोग का ज्यादा दिक्कत है, घर में पानी घुस रहा है और नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं करिएगा तो बहुत परेशानी से हम लोग झेल रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा है, घर में पानी घुस रहा है, खाना नहीं खाने मन करता, इतना गंदगी है यहाँ पर। और नहीं सुनवा होगा तो और ऊपर पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो घर छोड़ना पड़ेगा, नगर निगम में जाके धरना देना पड़ेगा। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कंप्लेन किए वार्ड कमिश्नर को, फिर देखिए म्यूनसिपलिटी से आदमी लोग आया, देख के गया, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रहा है। कितना दिन से इस तरह पानी आ रहा है? ये बरसात होने के पहले तो 2 बार हमारा घर में पानी घुस गया, उसके बाद में अब नली लोग 2-3 आदमी मिलके बंद कर दिया और नली वाला पानी घर में घुसने लगा। कल प्रशासन वाला भी आया, प्रशासन वाला देख के गया, उसके बाद प्रशासन बोला तो ये मेरा काम नहीं, म्यूनसिपलिटी वाला का काम है। पार्षद को भी हम लोग बोलते हैं तो कुछ नहीं सुनता है, बोलता है कि हम तो आवेदन दे रहे हैं, वहाँ सुनवाई नहीं, नगर निगम में खुद जाओ। नगर निगम जाते हैं तो आके खाली बस देखता है, देख के चला जाता है, उसका कोई सुनवाई नहीं हम लोग का। कहीं भी जा रहे हैं कुछ नहीं सुन रहा था, कहीं पे भी जाते हैं एक ही चीज़ बोलता है, ठीक है आते हैं, आके देखता है, देख के चला जाता है। कल प्रशासन भी आया तो बोला ये हमारा काम नहीं है, मतलब बोला हम लोग के बाहर का चीज़ है, आप नगर निगम जाइए। नगर निगम में भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अपने हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए गिरिडीह शहर में पेयजल आपूर्ति कार्य में लगे मजदूरों ने एक बैठक की। बैठक में मजदूरों ने वाटर सप्लाई वर्कर्स यूनियन का गठन कर ट्रेड यूनियन एक्ट 2 से उसकी संबद्धता लेने का निर्णय लिया। गिरिडीह शहर में पेयजल आपूर्ति कार्य में लगे मजदूरों ने बुधवार को बैठक कर अपने हक अधिकार की लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए वाटर सप्लाई वर्कर्स यूनियन का गठन कर ट्रेड यूनियन एक्ट 2 से उसकी संबद्धता लेने का निर्णय लिया। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद जावेद अख्तर ने की। मौके पर माले नेता सह एक्ट 2 के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव तथा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह में 100 के करीब वाटर सप्लाई वर्कर हैं, जिनके समक्ष बहुत सी समस्याएं हैं। किसी भी पार्टी या यूनियन ने इन समस्याओं को तवज्जो नहीं दिया है। ऐसे में इस यूनियन का गठन कर एक्ट 2 के मार्गदर्शन में वाटर सप्लाई वर्करों को गोलबंद कर उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से जावेद अख्तर, दीपक दास, महेंद्र हेमरम, संजय राम, विनोद बढ़ई, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद इसहाक, अब्दुल अंसारी, मोहम्मद नियाज, आफ्ताब अंसारी, विलियम मुर्मू,
बबलू हांडी, मोहम्मद रज्जाक, प्रदीप हेमरम, कयूम अंसारी, साजन पासवान, हुसैन अंसारी, तुलसीदास, सुक्करदास, भगवान दास, मोहम्मद सहबाज, धर्मवीर दास, डोली देवी, मोहम्मद वसीम अंसारी, पंकज दास, रवि कुमार स्वर्णकार, दिलीप कुमार, अमर कुमार, संतोष दास, नीरू साव, गोपाल राम, टिकलाल साव, जगदीश रविदास आदि मौजूद थे। आज गिरिडीह के वाटर सप्लाई वर्कर्स की एक मीटिंग हुई है AICCTU के बैनर तले, जिसमें सर्वसम्मति से एक संगठन निर्माण करने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम होगा वाटर सप्लाई वर्कर्स यूनियन गिरिडीह, जो AICCTU से संबद्ध होगा। AICCTU जैसा कि जानते हैं भाकपा माले का एक संगठन है, और इस बैनर तले जो गिरिडीह के करीब 100 वाटर सप्लाई वर्कर्स हैं, जो विभिन्न प्लांटों में और विभिन्न स्थलों पर पॉइंट पर काम करते हैं, उनके साथ जो सवाल आए दिन आ रहे हैं, जैसे उनका PF नहीं कटना, उनको पहचान पत्र नहीं मिलना, उनके लिए ESI कवर नहीं करना और उनको समय पर उनका मजदूरी वेतन का भुगतान नहीं करना, ये सारे सवाल के साथ साथ केंद्र सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है उसका भी विरोध करने का इस यूनियन के तहत में यह निर्णय लिया गया है। हम आज यहाँ वाटर सप्लाई वर्कर्स यूनियन का जो गठन किया गया है, इस पर हम सभी मजदूरों को हम बधाई देते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इनका यह संगठन और इस संगठन के बैनर पर जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो अल्टीमेटली यहाँ के वाटर सप्लाई वर्कर्स के लिए एक बेहतर उनके लिए भविष्य का आधार बनाने का काम किया जाएगा। हम इन्हें आज वाटर सप्लाई के जितने भी मजदूर थे उनके साथ बैठक हुई, और बैठक में संगठन को लेकर एक चर्चा हुई। साथ ही साथ जो इनके कई संवेदक हैं, संवेदक का कहना है कि PF भी नहीं देते हैं और कई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको भी हम इस माध्यम से, बैठक के माध्यम से आगाह करते हैं कि मजदूरों के साथ छल करना छोड़ दें। और जो जनप्रतिनिधि भी है वो जो मजदूरों के साथ हमेशा खड़े दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, वो भी PF जैसे मामले में, वो भी जो सरकारी सुविधा इनको मिलता है उन जैसे मामलों पे थोड़ा सा पहल करके जल्द। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर LIC गिरिडीह शाखा के कर्मचारियों ने सेव पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस डे मनाया। शाखा कार्यालय गेट पर मीटिंग आयोजित की गई। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 18 अगस्त को LIC गिरिडीह शाखा के कर्मचारियों ने सेव पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस डे मनाया। शाखा कार्यालय के गेट पर ही भोजन अवकाश के समय गेट मीटिंग आयोजित किया गया। मौके पर सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि LIC भारत की सबसे मजबूत और सुदृढ़ भारतीय संस्था है। यह संस्था महज 5 करोड़ की पूंजी से 1956 में शुरुआत करते हुए 32 लाख करोड़ पूंजी के साथ मजबूती से खड़ी है। देश के बजट खर्च, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, सड़क, रेलवे, कृषि का 25% LIC से आता है। यह आम जनता का पैसा है जो छोटी छोटी बचत के रूप में LIC में जमा होता है तथा देश के आधारभूत संरचना के विकास में लगता है। LIC के परिसंपत्तियों को, जो देश की जनता का है, कम मूल्यांकन कर उद्योगपतियों को देने की साजिश हो रही है। LIC के एक छोटे हिस्से को IPO के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग करने का मतलब इसके निजीकरण की तरफ बढ़ता पहला कदम है। ऐसे सुदृढ़ वित्तीय संस्था का निजीकरण कतई देश के हित में नहीं है। इस मीटिंग में लक्ष्मी नारायण गुप्ता, संजय शर्मा, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, राजेश कुमार उपाध्याय, सुकृति कुमारी, श्वेता, सबा परवीन सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। आज अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में सेव पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस डे मनाया जा रहा है। आज के दिन हम केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित LIC में IPO लाने के खिलाफ गेट मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग इस प्रस्ताव के खिलाफ इसलिए हैं कि LIC एक मजबूत वित्तीय संस्था है इस देश का, और LIC में जो भी पैसा आता है इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगता है। देश के सभी पंचवर्षीय योजनाओं का जो भी बजट होता है उसका 20% सिर्फ LIC निवेश करती है। जो भी बजटीय खर्च है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ऊर्जा में, रेलवे में, तमाम खर्चों में LIC की भागीदारी 25% होती है। ऐसे सेक्टर का IPO लाना और निजीकरण की ओर धकेलना देश हित में कतई नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग आज इस IPO के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर विरोध कर रहे हैं
और आगे भी हमारा संघर्ष इसके लिए जारी रहे। सदर प्रखंड के महुआटांड़ में मनसा पूजा धूमधाम से मनाई गई। यहाँ कई दशकों से मां मनसा की पूजा की जा रही है। सदर प्रखंड के महुआटांड़ में मनसा पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। लोग भक्ति भाव व श्रद्धा भाव से मां मनसा की पूजा करते आ रहे हैं। बताया जाता है कि यहाँ 1914 ईस्वी से ही मां मनसा की पूजा होती चली आ रही है। मैं पारा शिक्षक कार्यरत हूँ। पारा शिक्षक करते हुए मैं मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, कारण ये पूर्वज का देन है, इसको मुझे करना अनिवार्य है। इसे करने से हमारे घर परिवार और पूरे समुदाय समाज की कल्याण होती है और लोग इस श्रद्धा से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और मंदिर में जितने भी चढ़ावा है, जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, इस सारा मन्नत की पूर्ण किए हुए चढ़ावा है। यहाँ पर सभी को सुख शांति मिलता है। मंदिर की कृपा से यहाँ से कीड़ा मकोड़ा जो भी काटता है, मैं यहाँ का एक प्रसाद के रूप में एक दवा देता हूँ जो उन्हें ठीक होता है और उनका कल्याण होता है। यहाँ सभी मन्नतें पूर्ण होती है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।